स्टूडेंट, तो आज हम प्लस टू क्लास 69 लेसन शासक और रीतिवर्ग, तो मुगल दरबार का जो टॉपिक चल रहा था, तो उपहार, पद और पदवियां। तो हम बात करते हैं पदवियां। पद और उपहार मीन्स राजा मोस्टली काफी जो अपने करीबी जो लोग थे उनको पदवियां दे रखी थी, पद दे रखा था एंड उनसे गिफ्ट नजराने लेता था। तो हम देखते हैं आज मुगल जो दरबार है उसके बारे में। तो राज्याभिषेक के समय किसी शत्रु पर विजय के बाद मुगल बादशाह विशाल पदवियां ग्रहण करते थे। द्वारा इन जब इन गुंजयमान और लयबंद पदवियों की घोषणा की जाती थी तो वे सभा में विस्मय का माहौल बना देती थी। मुगल सिखों पर राजसी न्यायाचार के साथ शासनरत बादशाह की पूरी पदवी होती थी। योग्य व्यक्तियों को पदवियां देना मुगल राजतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। दरबारी पदानुक्रम में किसी व्यक्ति की उन्नति को उनके द्वारा धारण की जाने वाली पदवियों से नहीं जाना जा सकता है। उच्चतम मंत्रियों में से एक को दी जाने वाली आफस खान की पदवी का उद्भव पैगंबर शासक सुलेमान के कल्पित मंत्री से हुआ है। औरंगजेब ने अपने दो उच्च पदस्थ अभिजातों जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की पदवी प्रदान की थी। तो ऐसे मतलब हम बात करते हैं रैंक की जो मुगल कोर्ट था उसमें काफी लोगों को बहुत ही ऊंचे ऊंचे पद दे रखे थे, पदवियां दे रखी थी। तो औरंगजेब ने अपने दो उच्च पदस्थ अभिजातों जयसिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की पदवी प्रदान की थी। पदवियों को अर्जित की जाने वाले इनमें से पाने के लिए पैसे दिए जा सकते थे। मीर खान ने अपने नाम से अलिफ अक्सर लगाकर उसे अमीर खान करने के लिए औरंगजेब को 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव किया। मीन्स नाम भी मतलब चेंज कर देते थे, उसमें पुरस्कार देते थे। अन्य पुरस्कारों में सम्मान का जमा भी शामिल था जिसे पहले कभी न कभी बादशाह द्वारा पहना गया हुआ होता था। इसलिए यह समझा जाता था कि बादशाह के आशीर्वाद का प्रतीक है। सरप्पा एक अन्य उपहार था। इस उपहार के 3 हिस्से हुआ करते थे, जमा, पगड़ी और पटका। तो बादशाह द्वारा अक्सर रत्न जड़ित आभूषण भी उपहार में के रूप में दिए जाते थे। कुछ खास परिस्थितियों में बादशाह कमल की मजरियों वाला रत्न जड़ित गहनों का सेट भी उपहार में प्रदान करता था। एक दरबारी बादशाह के पास कभी खाली हाथ नहीं जाता था। यस, एक दरबारी व्यक्ति राजा के पास कभी भी खाली हाथ कुछ ना कुछ गिफ्ट न जाने लेके जाता था। तो हम भेंट की बात करते हैं। वह राजा की नजर में थोड़ा धन या पेशकश के रूप में मोटी रकम बादशाह पेश करता था और राजनयिक संबंधों में उपहारों को सम्मान और आदर का प्रतीक माना जाता था। राजदूत प्रतिद्वंदी राजनीतिक शक्तियों के बीच संधियों और संबंधों के जरिए समझौता करने के महत्वपूर्ण कार्य का संपादन करते थे। ऐसी परिस्थिति में उपहारों की महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक भूमिका होती थी। थॉमस रो को इस बात से बहुत निराशा हुई थी कि उसने आफस खां को जो अंगूठी भेंट की थी वह उसे केवल इसलिए वापस कर दी गई क्योंकि मात्र 400 रुपए मूल्य थे, इसलिए उसने नहीं ली। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा शाही परिवार। तो देखते हैं हम मुगल एम्पायर के बारे में। शाही फैमिली, जो शाही फैमिली थी, तो हरम शब्द का प्रयोग प्राय मुगलों की घरेलू दुनिया की ओर संकेत करने के लिए होता है। हरम तो शब्द फारसी से निकला है जिसका तात्पर्य पवित्र स्थान। हरम होता है कि बहुत ही मतलब पीसफुल एरिया, पवित्र स्थान। तो मुगल शासन परिवार में बादशाह की पत्नी और उपपत्नियां, उसके नजदीक और दूर के रिश्तेदार, मामा, सौतेली, उपमाताएं, बहन, पुत्री, बहू, चाची, मौसी, बच्चे आदि वे महिलाएं, परिचिकाएं, गुलाम होते थे। बहुविवाह प्रथा भारतीय उपमहाद्वीप में विशेषकर शासक वर्गों में व्यापक रूप से प्रचलित थी और राजपूत कुलों और मुगलों दोनों के लिए विवाह राजनीतिक संबंध बनाने व मंत्री संबंध स्थापित करने का एक तरीका थे। विवाह में पुत्री को भेंट स्वरूप दिए जाने के प्राय एक क्षेत्र भी उपहार में दे दिया जाता था। कोई जो मंत्री था उसको एक पर्टिकुलर एक एरिया दे देता, गिफ्ट में देते थे। इससे विभिन्न शासक वर्गों के बीच पदानुक्रमिक संबंधों की निरंतरता सुनिश्चित हो जाती थी और इस वर्ग के विवाह और उनके फलस्वरूप विकसित संबंधों के कारण ही मुगल बंधुता के एक व्यापक तंत्र का निर्माण कर सके। इससे वे महत्वपूर्ण वर्गों से जुड़े और उन्हें एक बृहद साम्राज्य को इकट्ठा करने में मदद मिली। तो मुगल जो फैमिली है
परिवार में शाही परिवारों से आने वाली स्त्रियां और अन्य स्त्रियों जिनका जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ था में अंतर रखा जाता था। दहेज के रूप में, मेहर के रूप में अच्छा खासा नगद और बहुमूल्य वस्तु लेने के बाद विवाह करके आई बेगमों को अपने पतियों से स्वाभाविक रूप से जो अगहाओं की तुलना में अधिक ऊंचा दर्जा और सम्मान मिलता था। राजतंत्र से जुड़े महिलाओं के पदानुक्रम में पत्नियां की स्थिति सबसे निम्न थी। इन सभी को नगद मासिक भत्ता तथा अपने अपने दर्जे के हिसाब से उपहार मिलते थे। इनको भी गिफ्ट मिलते थे, फीमेल को भी। तो वंश आधारित पारिवारिक ढांचा जो था वो पूरी तरह से स्थायी नहीं था, और यदि पति की इच्छा हो तो उसके पास पहले से ही 4 पत्नियां न हो तो अगा और अगाचा भी बेगम की स्थिति पा सकती थी। प्रेम और मातृत्व ऐसी स्त्रियों को विधि सम्मत विवाहित स्त्री पत्नियों के दर्जे तक पहुंचने से में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। पत्नियों के अतिरिक्त मुगल परिवार में अनेक महिला पुरुष गुलाम होते थे। वे साधारण से साधारण कार्य से लेकर कौशल, निपुणता, बुद्धिमत्ता के अलग अलग कार्यों का संपादन करते थे। गुलाम हिजड़े परिवार के अंदर और बाहर के जीवन में रक्षक, नौकर, व्यापार में दिलचस्पी लेने वाली महिलाओं के एजेंट होते थे। नूरजहां के बाद मुगल रानी और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया था। शाहजहां की पुत्री है जहांआरा है और रोशनारा को ऊंचे शाही मनसबदारों के सम्मान वार्षिक आय होती थी। इसके अतिरिक्त जहांआरा को सूरत के बंदरगाह नगर को, जो कि विदेशी व्यापार का एक लाभप्रद केंद्र था, से राजस्व प्राप्त होता था। मीन्स उस टाइम सूरत बहुत ही फेमस, जो पश्चिम का एक प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, एक ट्रेड सेंटर था। वहाँ हजारों की संख्या में जो जहाज खड़े रहते थे। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना ही।